साथियों हम लोग चीन की विदेश नीति के बारे में पढ़ रहे थे। जो आपका बीए पाठ्यक्रम है उसका जो सिलेबस है राजनीति विज्ञान का, उसमें विदेश नीति दे रखी है, जैसे चीन की दे रखी है, अमेरिका की दे रखी है। तो चीन की अपन विदेश नीति पढ़ रहे थे, तो उसमें चीन की जो विदेश नीति की विशेषताएं हैं वो अपन ने पढ़ ली थी। चीन की विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। साथ ही उससे आगे वाला जो टॉपिक है चीन की विदेश नीति के जो आधारभूत निर्माण तत्व हैं उनके बारे में अपन को पढ़ना है। फिर जो दूसरा चीन की विदेश नीति के जो साधन है, यानी कि चीन की विदेश नीति के कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं उनके बारे में अपन को पढ़ना है। और जो तीसरा विदेश नीति के जो विकास के चरण है, यानी कि चीन की विदेश नीति के जो विकास के चरण है उनके बारे में अपन को यहाँ अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि चीन की विदेश नीति के जो निर्माण के आधारभूत तत्व हैं वो अपन को देखते हैं। तो साथियों अपन ने पढ़ा था कि अमेरिका की विदेश नीति जब अपन ने पढ़ी तो उसमें अपन ने पढ़े कि वहाँ की विदेश नीति को जो प्रभावित करने वाले जो मेन कारक हैं वो उसकी भौगोलिक है, लोगों का विश्वास है, सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। तो ये जो है ये काफी मात्रा में विदेश नीति को जो है काफी प्रभावित करती है। उसी संदर्भ में अब अपन चीन के संदर्भ में भी देखते हैं कि चीन की विदेश नीति के जो निर्माण तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो चीन की जो विदेश नीति है वो कई तत्वों से प्रभावित होती है। इनमें से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है उसकी भौगोलिक स्थिति, यानी कि अपन ने अमेरिका के संदर्भ में पढ़ा था कि जो वर्ल्ड के मैप पर जो देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो उसकी विदेश नीति को काफी मात्रा में प्रभावित करती है। तो वही बात है यहाँ चीन के संदर्भ में भी वहाँ की विदेश नीति के जो निर्माण तत्व सबसे प्रयोग में है उसकी भौगोलिक स्थिति हो गई, ऐतिहासिक परंपराएं हो गई, राजनीतिक विचारधारा, आंतरिक राजनीति के उतार चढ़ाव और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं परिस्थितियों के दबाव। तो ये उसके जो मेन कारण कहे जा सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की। साम्यवादी चीन की विदेश नीति पर माओ की विचारधारा का विशेष प्रभाव रहा है, यानी कि साम्यवादी चीन की जो विदेश नीति है उसमें जो माओ है वहाँ के प्रमुख नेता रहे हैं तो उसका जो है काफी प्रभाव देखने को मिलता है। चीन की विदेश नीति का जो पहला स्रोत है उसके नेताओं का अगाध विश्वास, यानी कि उसके नेताओं का अगाध विश्वास है कि चीन विश्व की महाशक्ति है। यानी कि उसके जो नेता हैं वो ये मानते हैं कि चीन जो है विश्व में सबसे शक्तिशाली देश है, विश्व की महाशक्ति है और उसे महाशक्ति की भूमिका अदा करनी है। यानी कि वो महाशक्ति है, महाशक्ति का और उसे जो महाशक्ति की भूमिका में ही कार्य करना है। चाओ एन लाई ने दावा किया था कि किसी भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्या, विशेषतः एशिया से संबंध रखने वाली समस्या, यानी कि जो वहाँ के पहले रह चुके हैं राष्ट्राध्यक्ष हैं चाओ एन लाई, तो वो क्या कहते हैं कि एशिया के संदर्भ में जैसे मान लीजिए कोई समस्या है, महत्वपूर्ण समस्या, यानी कि एशिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण संबंध रखने वाली समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है जब तक कि चीनी गणराज्य इसमें भाग न ले। यानी कि एशिया के संदर्भ में जैसे कोई समस्या है तो वो तब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक कि चीन उसमें भाग न ले। दूसरा जो प्रेरक तत्व है वहाँ की विदेश नीति का वो है राष्ट्रीयता का तत्व है, यानी कि राष्ट्रीयता को सबसे प्रमुख स्थान देते हैं। चीनी शासक चंगेज खान और कुबायला खान की विस्तारवादी नीति के पोषक, यानी कि जो चीनी शासक पहले रहे हैं उनका वो जो रहे हैं वो क्या रहे हैं, विस्तारवादी नीति के समर्थक वो रहे हैं। तो विदेश नीति का जो दूसरा तरीका है विस्तारवादी नीति, चीन की विदेश नीति की विशेषता रही है उनका अपने राष्ट्रीय सीमा का कोई स्पष्ट मानचित्र नहीं है। यानी कि वो शासक रहे तो उनकी जो चीन की सीमा उन्होंने डिसाइड की है तो उनका जो है विशेष यानी कि उसका नक्शा उन्होंने डिसाइड नहीं किया है। स्वराष्ट्र की श्रेष्ठता, परराष्ट्र विरोधी परंपरागत भावना और वृहद चीनी साम्राज्य की महत्वाकांक्षा उसे उग्र राष्ट्रवादी बना देती है। यानी कि जो चीन की विदेश नीति है वो एक तरह से विस्तारवाद की नीति का पोषक रही है। तीसरा जो प्रेरक तत्व है उसके हैं राष्ट्रीय हित, यानी कि विदेश नीति की जो तीसरा प्रेरक तत्व है वो क्या रहा है यहाँ, राष्ट्रीय हित। यद्यपि चीन साम्यवाद में विश्वास करता है परंतु उसकी नीति का वास्तविक निर्धारण सैद्धांतिक धारणाओं के आधार पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय हित के आधार पर होता है। यानी कि स्वयं के वो हर चीज में स्वयं के हित को सर्वोपरि मानता है। अमेरिका से शत्रु
सहिष्णुता उसकी विदेश नीति की सबसे अधिक स्थायी विशेषता रही है, परंतु इस विरोध का वास्तविक कारण सैद्धांतिक नहीं वरन दोनों देशों के राष्ट्रीय हित एशिया खासतौर से दक्षिणी पूर्वी एशिया में अपना अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए टकराते हैं। यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया में है वो अपने अपने हितों को जो है साधने की कोशिश करते हैं, वो अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश करते हैं। चौथा जो प्रेरक तत्व है वह परंपरागत प्रवृत्तियों तथा आधुनिक राष्ट्रवाद का है। चीनी सभ्यता और इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है, यानी कि वो अपनी परंपराओं को ज्यादा महत्व देना चाहता है। तो यहाँ चीन, तो जो चौथा प्रेरक तत्व है विदेश नीति का वो है परंपरागत प्रवृत्तियों एवं आधुनिक राष्ट्रवाद का है। चीनी सभ्यता और इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। पिछले 2000 वर्षों में चीन ने शक्तिशाली होने पर सुदूर पूर्व मध्य एशिया दक्षिणी पूर्वी एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित किया है, यानी कि अपने जो पैर जमाने की कोशिश वो उसने की है। प्राचीन चीनी अपने देश को सभ्यता का केंद्र समझते थे और इसलिए उसे सभ्य जगत का मध्य बिंदु भी वो मानते हैं। माओ ने 1949 में कहा था कि हमारा राष्ट्र अब कभी अपमानित राष्ट्र नहीं होगा और हम उठ खड़े हुए हैं। तो ये जो है विदेश नीति का चौथा निर्माण तत्व कहा जा सकता है। पांचवा जो प्रेरक तत्व है वहां की विदेश नीति का वो है साम्यवादी विचारधारा। चीनी नेताओं का यह दृढ़ विश्वास है कि इस समय साम्यवाद और पूंजीवाद में विश्वव्यापी क्रांतिकारी संघर्ष चल रहा है, यानी कि चीन की विदेश नीति के विचारकों का यह मानना है कि साम्यवाद और पूंजीवादी दोनों में वैचारिक संघर्ष चल रहा है। इसमें अंतिम विजय साम्यवाद की ही होगी। इसे शीघ्र लाने के लिए उनका यह पवित्र कर्तव्य है कि वे साम्यवाद और लेनिनवाद के सिद्धांतों का प्रसार करें, विश्व क्रांति को सफल बनाने का प्रयास करें और साम्यवादी शासन के राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करें। यानी कि जो पांचवा जो प्रेरक तत्व है वो साम्यवादी विचार या साम्यवादी विचारधारा है। वो ये मानते हैं कि साम्यवाद का जो प्रसार ज्यादा से ज्यादा किया जाए। माओ जो वहां का शासक रह चुका है उसके शब्दों में कहा गया है कि शत्रु आगे बढ़ता है, हम पीछे हटते हैं। शत्रु खाई खोदता है और हम उसे परेशान करते हैं। वह थकता है और हम उस पर हमला करते हैं। वह पीछे हटता है और हम उसका पीछा करते हैं। माओ ने यह भी लिखा कि किसी घटना या विकास की प्रक्रिया का अनिवार्य अंग इस प्रकार की बातें हैं: हमला करने के लिए रक्षा करना, आगे बढ़ने के लिए पीछे हटना, सामने की स्थिति लेने के लिए घेरा डालने की स्थिति ग्रहण करना, सीधा जाने के लिए टेढ़ा मेढ़ा चलना। तो ये जो है माओ के शब्दों में जो है कहे गए हैं। इन कोटेशंस को आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो यथार्थ में आधुनिक युग में चीनी विदेश नीति में आई चमत्कारिक मोड़ का राज डेंग सियाओपिंग की प्रतिभा है। डेंग आज चीन के शिखर नेता हैं। उन्होंने चीन में क्रांतिकारी एवं मूलगामी परिवर्तन किए हैं। जहां माओ ने अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद से हटकर समानांतर साम्यवादी विचार एवं साम्यवादी शासन के प्रतिमान स्थापित किए हैं, वहीं डेंग ने साम्यवादी शासन व्यवस्था में उदारवादी अर्थव्यवस्था में सामूहिक नेतृत्व के मौलिक एवं सफल प्रयोग किए हैं। तो साथ ही ये है जो विदेश नीति के वहां के प्रेरक तत्व हैं। कि आपको मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि पहला जो प्रेरणा स्रोत है उन लोगों का, वहां के नेताओं का आगाध विश्वास है कि जो चीन है वो विश्व की सबसे शक्तिशाली महाशक्ति महाशक्ति है और ये महाशक्ति आगे भी बढ़ेगी। दूसरा जो है उग्र राष्ट्रीयता का तत्व है। तीसरा है राष्ट्रीय हित है। नंबर 4 परंपरागत प्रवृत्तियां और जो है आधुनिक राष्ट्रवाद का रहा है। और नंबर जो 5 है साम्यवादी विचारधारा। तो ये जो है 5 तत्व विदेश नीति के निर्माण के आधारभूत तत्व रहे हैं। अब साथ ही देखते हैं चीन की विदेश नीति के साधन कौन कौन से हैं। यानी कि चीनी विदेश नीति जो अपनाई जाती है उनमें किन साधनों को जो है प्रधानता यहाँ दी जाती है। तो उन प्रधानता के बिंदुओं का अपन यहाँ उल्लेख करते हैं कि विदेश नीति के कौन से साधन यहाँ अपनाए जाते हैं। तो अपनी विदेश नीति के उपयुक्त उद्देश्यों में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए चीन अनेक प्रकार के साधनों का उपयोग करता है। यानी कि चीन क्या हर देश के जो है अपने विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनेक प्रकार के कूटनीतिक उपाय भी अपनाते हैं। इसमें प्रमुख सैनिक शक्ति का दबाव है। जैसे चीन के सदन में अपन बात करते हुए सैनिक शक्ति का दबाव हो गया, राजनीतिक कार्य हो गए,
प्रचारात्मक, मनोवैज्ञानिक युद्ध, आर्थिक प्रतियोगिता और मूलच्छेद है। इनमें से सभी साधनों का प्रयोग एक साथ संभव नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार इन साधनों का उपयोग किया जाता है। इन साधनों के प्रयोग के समय चीन को अपने देश की आंतरिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। यानी कि विदेश नीति के निर्माण तत्वों की अपन बात करेंगे चीन के संदर्भ में, तो वो समय परिस्थिति के अनुसार साधन अपनाए जाते हैं। बाकी साधनों का जो उपयोग है वो सभी तरह के साधनों का उपयोग विदेश नीति में किया जाता है। इसे दृष्टि में रखते हुए वह अपने प्रादेशिकताओं, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा एशिया में चीनी तथा साम्यवाद प्रभाव की वृद्धि के लक्ष्यों को पूरा करता है। चीन की विदेश नीति के साधनों में सैनिक शक्ति और मूलोच्छेद महत्वपूर्ण है। एशिया में चीन का प्रभाव बढ़ने का एक प्रमुख कारण प्रबल सैनिक शक्ति है। यानी कि एशिया में अगर उसके प्रभाव क्षेत्र की बात करें तो उसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो सैनिक शक्ति के बलबूते पर ज्यादा है। चीन इस समय अपने 4 मौलिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनी सैनिक शक्ति का विकास बड़ी तीव्र गति से कर रहा है। पहला उद्देश्य है चीन को साम्यवादी आर्थिक पद्धति के साथ महान राजनीतिक एवं भयावह प्रचंड सैनिक शक्ति बनाना। यानी कि 4 जो उसके मौलिक उद्देश्य हैं उनमें जो पहला है कि चीन की साम्यवादी आर्थिक पद्धति के साथ, यानी कि साम्यवाद को भी उसको बढ़ाना है, तो साम्यवादी आर्थिक प्रगति के साथ महान राजनीतिक तथा भयावह एवं प्रचंड सैनिक शक्ति बनाना है। यानी सैनिक शक्ति का वो तीव्रतर विकास करना चाहता है। दूसरा उद्देश्य अपनी इस प्रचंड शक्ति द्वारा एशिया महाद्वीप में प्रमुख शक्ति बनना और यहाँ अपना सर्वोपरि प्रभाव स्थापित करना। यानी कि एशिया महाद्वीप में जो है वो अपना सर्वोच्च स्थापित करना चाहता है। तीसरा उद्देश्य है एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अमेरिका में साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण करना है। यानी कि उसकी जो विदेश नीति का जो तीसरा उद्देश्य है वह एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिणी अफ्रीका में साम्यवादी आंदोलन का नेतृत्व वो करना चाहता है। चौथा उद्देश्य चीनी नेताओं का दावा है कि वे समूचे विश्व में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध होने वाली क्रांतियों के प्रबल पोषक हैं। यानी कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन होंगे वे उसके पोषक हैं तथा क्रांतिकारी युद्ध में प्रत्येक देश की जनता को सहायता देने के लिए सदैव प्रस्तुत हैं। चीनी सैनिक शक्ति का मेरुदंड जन मुक्ति फौज है जिसकी संख्या 27 लाख है। इस समय चीन अणु आणविक आयुधों तथा प्रक्षेपास्त्रों के विकास में अपनी समूची शक्ति लगा रहा है। यानी कि अपनी उस सैन्य शक्ति है, परमाणु शक्ति है, उनको वो लगातार बढ़ाने में लगा हुआ है। चीन के विदेश मंत्री ने यह घोषणा की थी कि यदि हमारे पास पतलून खरीदने का पैसा भी न हो, हमें नंगा नहाना पड़े, फिर भी हम अणु बम बनाएंगे। यानी कि चीनी विदेश मंत्री का ये बयान दिया गया है कि यदि हमारे पास पतलून खरीदने का पैसा भी नहीं है या हमें नंगा रहना पड़े तो भी जो है हम अणु बम का आविष्कार करेंगे। यानी कि अणु बम का निर्माण जो है वो हम करेंगे। सैनिक शक्ति के अतिरिक्त चीनियों का अपने उद्देश्यों की प्राप्ति का दूसरा साधन मूलोच्छेद है। मूलोच्छेद का अर्थ है प्रचंड या गुप्त रूप से अंदर ही अंदर विरोध से किसी देश की शक्ति को जड़ों से खोखला करना। यानी कि किसी दूसरे देश के अगर उसके विचार नहीं होते हैं तो दूसरे देश को जो है किसी भी प्रकार से उसको खंडित करना, एक तरह से उसकी जो आंतरिक व्यवस्था है उसको तहस नहस करना। यह सैनिक और राजनीतिक 2 प्रकार का है। राजनीतिक मूलोच्छेद के प्रमुख तत्व हैं प्रचारात्मक साधन, सहानुभूति रखने वाले संगठनों का निर्माण, सांस्कृतिक शिष्टमंडल, कम्युनिस्ट पार्टियां, असंतुष्ट नेता और आर्थिक सहायता। वह इन साधनों का प्रयोग इस कुशलता से किया जाता है कि विदेशों में साम्यवाद का विरोध करने वाली सरकारें की जड़ें भीतर ही भीतर खोखली हो जाए। यानी कि दूसरे देश को एक तरह से बिल्कुल अंदर से खोखला करना, उसको कमजोर साबित करना। वहाँ साम्यवाद तथा साम्यवादी चीन के अनुकूल वातावरण उत्पन्न करके साम्यवादी शासन स्थापित किया जाए। यानी उसको कमजोर करके जो है साम्यवादी शासन की स्थापना की जा सके। तो ये तो है साथियों चीनी विदेश नीति के साधन, ठीक है ना। चीनी विदेश नीति के साधनों में जो है यहाँ सैन्य शक्ति को सबसे प्रमुख या प्रबल दबाव यहाँ माना गया है। सैन्य शक्ति पर वो ज्यादा दबाव यहाँ देता है। हाँ, तो साथियों तीसरा जो बिंदु पर यहाँ देखते हैं चीन की विदेश नीति के
विकास के जो चरण है उसको यहाँ 4 भागों में बांटा गया है। यानी कि विकास के चरण आपको परीक्षा में अगर पूछा जाता है विदेश नीति के बारे में, आप यहाँ वर्णन करते हैं चीन की विदेश नीति में, ये 4 चरण जो है आपको परीक्षा में लिखने हैं। चीन की विदेश नीति के विकास उग्र नीति का जो है 1949 से 1953 तक चला है। दूसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति 1954 से 1957 तक है। तीसरा है नई आक्रामक युद्धवादी नीति का युग 1957 से 1969 का रहा है। और नंबर 4 है युवान कूट नीति 1969 से तो अब तक चली आ रही है। तो इस प्रकार जो साथियों चीन की विदेश नीति को 4 चरणों में यहाँ बांटा गया है। तो अपन इसका मोटा मोटा यहाँ अध्ययन करते हैं। उग्र नीति का जो युग 1949 से 1953 तक रहा है। तो अक्टूबर 1949 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई है। साम्यवादी क्रांति हुई माओ के नेतृत्व में और जो है साम्यवाद शासन की स्थापना हुई 1949 में। दिसंबर 1949 में चीन ने सोवियत संघ से दौत्य संबंध स्थापित किए। सोवियत संघ से जो इसने संबंध स्थापित किए यहाँ। और फरवरी 1985 में मित्रता संधि और पारस्परिक सहायता की चीन सोवियत संधि हुई है। यहाँ 1950 में चीन और सोवियत संघ के बीच जो है मित्रता की संधि हुई है। नवंबर 1950 में ट्रेड यूनियनों के विश्व संघ के तत्वाधान में पेकिंग में एशिया और ऑस्ट्रेलिया के देशों का ट्रेड यूनियन सम्मेलन बुलाया गया। पेकिंग में जो है ट्रेड यूनियनों का जो है सम्मेलन बुलाया गया। सम्मेलन में ली शाओ चीन ने घोषणा की कि हमारे सम्मेलन को समूचे एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति के हितों का समर्थन करना चाहिए। कि जो ये हमारे द्वारा सम्मेलन बुलाया गया है उसको समूचे एशिया में राष्ट्रीय मुक्ति के हितों का समर्थन करना चाहिए। वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, मलाया, फिलीपींस के मुक्ति संघर्षों का वर्णन करते हुए उसने कहा कि चीनी जनता के पथ का अनुसरण करते हुए सशस्त्र संघर्ष द्वारा एशिया के अधिकांश भाग में क्रांति का विकास किया जाना चाहिए। 1949 में चीनी साम्यवादियों ने 2 उद्देश्यों पर बल दिया। यानी कि चीनी साम्यवादी उन्होंने 49 में जो साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो उन्होंने 2 उद्देश्यों का निर्धारण किया। वो कौन कौन से थे? चीन में से विदेशी प्रभाव को बिल्कुल समाप्त किया जाए। यानी कि चीन में जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी जो प्रभाव है तो उनको जो है तुरंत यहाँ से हटाया जाए, उनका प्रभाव जो है यहाँ से हटाया जाए या कम कर दिया जाए। दूसरा जो उद्देश्य रहा कि चीन का एकीकरण करके सब चीनी प्रदेशों को साम्यवादी शासन में लाया जाए। यानी चीन के जो आसपास जो भी क्षेत्र है चीन पर जिनका कब्जा है उनको जो है साम्यवादी शासन के तहत लाया जाए, इकट्ठा किया जाए। 1950 में चीन ने युद्ध विराम के सब प्रस्तावों को ठुकराते हुए कोरिया युद्ध में बड़े उत्साह से भाग लिया। कोरिया आक्रमण के साथ ही चीन ने दूसरी शक्तियों के विरोध की परवाह किए बिना तिब्बत में अपनी सेनाएं भेज दी और 24 अक्टूबर 1950 को पेकिंग रेडियो ने घोषणा की कि तिब्बत को मुक्त करने का आदेश दे दिया गया है। 1952 के उत्तरार्ध में चीन ने कतिपय कारणों से युद्ध की नीति में परिवर्तन वांछनीय समझा। यानी कि व्यापारिक प्रतिबंधों के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयां। 1952 में स्टालिन ने घोषणा की कि पूंजीवाद व साम्यवाद का जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव है। चीन द्वारा अनुभव करना कि संयुक्त राज्य अमेरिका एशिया में अपनी प्रभुत्व शक्ति निरंतर बढ़ा रहा है और घरेलू कारण जैसे कोरिया में चीन की अर्थव्यवस्था पर भी जो है भारी प्रभाव डाला। तो 1949 से 1953 में जो उग्र नीति का युग कहा गया, लेकिन बाद में जो चीन ने जो है शांतिपूर्णता की नीति अपनाने पर जोर दिया। दूसरा चरण पर प्रदेश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति जो है 1954 से 1957 तक रही है। यानी कि इसके पहले जो है चीन ने जो है 5 वर्षीय योजना प्रारंभ की। इस योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए दूसरे देशों का सहयोग आवश्यक था। इसके लिए उसने अपने मृदु विदेश नीति को अपनाना आवश्यक समझा। तो जो विदेश नीति का दूसरा चरण रहा 1954 से 1957 को उसने जो है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाने पर जोर दिया। अब चीन ने उदार और मृदु नीति अपनाना प्रारंभ कर दिया। 1952 में चीन ने श्रीलंका के साथ चावल के बदले रबड़ लेने का समझौता किया। पेकिंग में अक्टूबर 1952 में एशियन तथा पैसिफिक शांति सम्मेलन आयोजित किया गया। अप्रैल 1954 में चीन ने तिब्बत के बारे में भारत से संधि की तथा इसमें पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। चाउ एन-लाई ने शांतिपूर्ण इरादों का विश्वास कराने के लिए नई दिल्ली में घोषणा की कि संसार के सभी देश चाहे वे छोटे हो या बड़े, निर्बल हो या
विभिन्न सामाजिक पद्धतियों के बावजूद शांतिपूर्ण ढंग से रह सकते हैं। यानी कि जैसे साउथ लाइन जो दिल्ली में उन्होंने भारतीय यात्रा पर उन्होंने भाषण दिया कि चाहे निर्बल हो या बलवान हो, किसी भी प्रकार का राष्ट्र हो, वो शांतिपूर्ण नीति से रह सकते हैं। चीन ने बांडुल सम्मेलन में भाग लिया। इस अवसर पर चाउ एन लाई ने 2 कार्यों से अपने को शांतिपूर्ण सिद्ध किया। यानी 2 कार्य कौन से किए गए उनके द्वारा कि प्रवासी चीनियों के संबंध में इंडोनेशिया से संधि करके उसने ऐसी चीनियों की आकांक्षाओं से सहस्त्र एशियाई देशों को आश्वस्त किया। और जो दूसरा है ताइवान क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए उसने संधि वार्ता का प्रस्ताव किया। तो इस प्रकार जो है उसने शांतिपूर्ण नीति का मार्ग का जो प्रशस्त मार्ग अपनाने का जो कार्य वो प्रशस्त किया। इस समय सर्वत्र चीन की प्रशंसा होने लगी और शांतिवाद पर बल देने वाली प्रवृत्ति बांडुल भावना की खूब चर्चा की जाने लगी। इसके बाद 1957 तक चीन ने शांति की नीति पर बल दिया। दूसरा जो चरण 1954 से 1957 को शांतिपूर्ण सहस्त्र युद्ध की नीति रही। इसके बाद तीसरा जो चरण रहा नई आक्रामक युद्धवादी नीति का 1957 से 1969 तक। 1957 के बाद चीन नीति में कठोरता आने लगी और आक्रामकता के लक्षण दिखाई देने लगे। पश्चिमी देशों के साथ व्यवहार में वह कड़ा रुख अपनाने लगा। एशियाई देशों के प्रति भी बांडुल भावना लुप्त होती नजर आई। अपनी नीति को अपनाने के कई कारण थे। पहला कारण सोवियत संघ द्वारा पहला स्पुतनिक उड़ाकर तथा अंतर्माध्यम प्रक्षेपास्त्र बनाकर उसकी विलक्षण प्रक्षेपास्त्र बनाकर अपनी सैनिक तथा वैज्ञानिक उन्नति की उत्कृष्टता की धाक मिटाना था। यानी कि उसका जो पहला कारण था सोवियत संघ के द्वारा जो है बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का विकास कर लिया गया और जो है उसको एक तरह से पीछे धकेल दिया गया। तो इस कारण में जो है उसने एक तरह से कठोर अपनाया कि सोवियत संघ द्वारा जो पहला स्पुतनिक जो है उड़ाकर तथा अंतर्माध्यम प्रक्षेपास्त्र उसने बना लिया। सोवियत संघ ने प्रक्षेपास्त्र बनाकर अपने सैनिक तथा वैज्ञानिक उन्नति की उत्कृष्टता की एक तरह से सोवियत संघ ने धाक जमा दी। दूसरा कारण था कि सोवियत गुट के देशों की विलक्षण आर्थिक उन्नति। यानी कि सोवियत संघ की जो राष्ट्र थे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। तीसरा कारण था कि 1956 के हंगरी के विद्रोह के बाद पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में साम्यवाद की नीति में कुछ संशोधन की मांग हो रही थी। अतः चीन ने इसका प्रबल प्रतिरोध करते हुए नई आक्रामक नीति का श्रीगणेश या सूत्रपात किया। 1958 के लेबनान के संकट के समय चीन के तट के पास वाले टापुओं के संकट में, बर्लिन संकट तथा 1959 के लाओस के संकट में चीन ने कड़ा रुख अपनाया। तो यानी इस जो दौर को जो है नई आक्रामक युद्धवादी नीति का युग कहा जा सकता है। बात करते हैं युवान कूटनीति 1969 से जो अब तक चली आ रही है। युवान कूटनीति चीन सोवियत संघ संघर्ष के कारण 1969 के बाद से चीन की विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। यानी कि जो है 1969 से जो नीति अपनाई गई उसमें जो है परिवर्तन एक तरह से देखने को मिला। 1968 में सोवियत संघ द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण तथा 1969 में सोवियत संघ की सशस्त्र संघर्ष के बाद चीन ने सोवियत रूस को अपना प्रधान शत्रु समझने तथा इसके रक्षा के लिए अमेरिका को अपना मित्र बनाने, सोवियत संघ के समर्थक लिन पियाओ जैसे नेताओं का सफाया करने की नीति अपनाई। यानी कि जो है उसकी नीति में विदेश नीति में परिवर्तन देखने को मिला 1969 के बाद। 1968 में यानी कि सोवियत संघ के द्वारा चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप किया गया, वहां पर आक्रमण किया गया तथा 1969 में जो है सोवियत संघ के साथ सशस्त्र संघर्ष के बाद चीन ने सोवियत रूस को अपना प्रधान शत्रु समझने तथा इससे रक्षा के लिए अमेरिका को अपना मित्र बनाने, सोवियत संघ के समर्थक चिन लियाओ जैसे नेताओं का सफाया करने की नीति अपनाई गई। इस प्रकार के जो है कार्य इस दौरान किए गए। 4000 मील लंबी सीमा पर 10 लाख सोवियत नेताओं के जवाब में तथा जापान की नई आर्थिक महाशक्ति ने पेकिंग को चाउ एन लाई द्वारा प्रस्तावित नई विदेश नीति का अनुकरण करने के लिए बाधित किए। चाउ एन लाई से इन कारणों से जो है नई विदेश नीति अपनाने पर जो है जोर दिया उन्होंने और विदेश नीति में जो है परिवर्तन करने की सोची। उसकी विशेषताएं व्यवहारिकता और वास्तविकता, अमेरिका जैसे गैर साम्यवादी देशों से संबंध रखना, तोड़ फोड़ की नीति को छोड़ना, तटस्थ देशों को मित्र बनाना तथा
उसमें उनमें अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देना, यानी कि अपनी तरफ जो है उन देशों को मिलाना, तो उन देशों को जो है आर्थिक सहायता देना। अमेरिका की डॉलर कूटनीति की भांति अब चीन ने अपनी मुद्रा युआन के रूप में, यानी कि चीन की जो मुद्रा है वो युआन है, तो अमेरिकी जो मुद्रा है डॉलर, उसके बदले उसने अब चीन ने अपनी मुद्रा युआन के रूप में दूसरे देशों को प्रचुर मात्रा में आर्थिक सहायता देना किया। तो इस प्रकार जो है चतुर्थ युग में जो युआन कूटनीति 1969 से जो अब चली आ रही है, यानी कि विविध देशों में जो है आर्थिक सहायता देकर अपना प्रसार बढ़ाना, देशों में रेल मार्गों सड़कों का विकास करना, तो इस प्रकार से जो है उन देशों को अपनी ओर आकर्षित करना रहा है। तो इस प्रकार जो सार्वजनिक विदेश नीति के जो विकास के चरण है यहाँ चीन की विदेश नीति के, उनको अपन 4 भागों में यहाँ बांट सकते हैं। तो एक तो आपको जैसे चीन की विदेश नीति के निर्माण, आधार निर्माण, जो तत्व में 5 निर्माण तत्व बताए उनको आपको यहाँ डिफाइन करना है। जैसे परीक्षा में पूछा जाए तो चीन की विदेश नीति के जो साधन मैंने बताया, यानी कि सबसे प्रबल जो साधन है सैनिक शक्ति रहा, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर विदेश